हाँ तो बच्चों, आज आपको जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वाली जो किताब है, इसके जो पाठ हैं, इन सभी पाठों का छोटा छोटा दो दो तीन तीन मिनट के रूप में इंट्रोडक्शन आज मैं दे रहा हूँ। और कल से ये जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वाली किताब है, इसके पहले पार्ट से शुरू करें। तो यहाँ क्या है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सिस्टम वाली किताब में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए या है कि एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको हर सेक्शन से एक क्वेश्चन चूज करते हुए 6 में से 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 60 नंबर का है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है और फिर 40 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है वो आएगा। छोटे क्वेश्चन आएंगे, उनका जवाब 20 से 25 30 शब्दों में देना पड़ेगा। तो यहाँ जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए को हम क्या है कि 2 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला भाग यह है कि 1885 से लेकर 1947 तक का जो काल है भारतीय राष्ट्रवाद का, इनका हम अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। फिर क्या है कि जैसे पहला पाठ इस प्रकार से आता है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। उसके बाद में 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है, जिसे उदारवादी युग कहा जाता है, उस उदारवादी युग के बारे में आपको बताया जाएगा। गोखले है, रानाडे है, दादा भाई नेहरू जी थे, इनके ये जो महान जो उदारवादी हैं, उन्होंने उदारवादी राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। और उसके बाद में क्या है कि 1906 से 1919 तक का जो काल है, वो 1906 से 1919 तक का जो काल है वह उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो इस उग्रवादी युग के 3 महान नेता थे, तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और ये आपका लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। तो यहाँ क्या है कि उनको उग्रवादी क्यों कहा जाता था, उनकी कार्यप्रणाली क्या थे, उनके साधन क्या थे, तो इनके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में 1920 से लेके 1947 तक का जो समय है वो क्या है कि गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और इस अवधि में गांधी जी क्या है कि सर्वमान्य नेता के रूप में ऊपर का सामने आते हैं। और गांधी जी का ये जो मूवमेंट है, इसको भी हम क्या है कि 3 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला क्या है कि असहयोग आंदोलन, जो उन्होंने 1919 में चलाया। उसके बाद में उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनम्र तरीके से आप कानून को तोड़िए। और उसके बाद में उन्होंने 1942 में 8 अगस्त 1942 को एक मैसेज दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को क्या है कि भारत छोड़ देना चाहिए। डू और डाई का क्या है कि मैसेज दिया था। तो यहाँ गांधी जी का अध्ययन है, गांधीवाद का अध्ययन हम क्या है कि 3 भागों में बांट कर करेंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में जो पाठ हैं, 2 पाठ इस प्रकार से हैं कि यहाँ अंग्रेजों ने समय समय के ऊपर भारत के जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, उन्होंने मांग की कि हमें क्या है कि प्रशासन में सहयोग दीजिए, आप हमारे लिए क्या है कि अच्छे कानून लाइए। तो यहाँ अंग्रेज क्या है कि समय समय के ऊपर कुछ अधिनियम लाया करते थे, जिससे क्या है कि भारतीयों की मांग को क्या है कि पूरा किया जा सके। तो यहाँ जैसे उन्होंने 1892 में एक कानून बनाया था, परिस्थिति अधिनियम बनाया था। उसके बाद में 1909 में मोरले मिंटो अधिनियम लेकर आए थे। उसके बाद में क्या है कि 2 जो बड़े अधिनियम थे, जिसे क्या है कि एक को 1919 का द्वैध शासन अधिनियम कहा जाता है और एक को क्या है कि 1935 का जो प्रांतीय स्वायत्तता वाला जो अधिनियम है वो कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, 1935 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, उनके अंदर क्या खाका रखा गया था। तो इन बातों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या है कि 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वो हम क्या है कि पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है कि जब आज़ादी मिलती है भारत को, और क्या है कि जब कोई भी जो देश होता है आज़ाद होता है, तो उसका पहला सपना ये होता है कि उसका खुद का संविधान हो। और संविधान बनाने के लिए क्या है कि एक संविधान सभा होती है। तो यहाँ जो सेक्शन ए का जो अंतिम जो पार्ट है, उसमें इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है और
अलग अलग प्रकार के जो समितियां हैं, प्रारूप समिति है, झंडा समिति है, संघ समिति है, कई प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ क्या है कि ये जो आपका भारतीय संविधान सभा निर्वाचन और उसके फंक्शंस, उसके बाद में क्या है कि जो भारतीय संविधान का जो निर्माण जो होता है उसकी स्टोरी क्या है कि इसमें बताई जाएगी। तो यहाँ जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या है 5-6 पार्ट है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या है कि आप क्रम वाइज अगर अध्ययन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्या है कि भारतीय संविधान का अध्ययन करवाया जाएगा। जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनका क्या है कि अध्ययन करवाया जाएगा। जैसे अगला जो पार्ट है सेक्शन बी का, जो पहला जो पार्ट है वो क्या है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। मूल अधिकार क्या है, ठीक है। जब संविधान बना था तो 7 मूल अधिकार दिए गए थे, मगर 44वां संविधान संशोधन हुआ था जनता पार्टी के समय में, तो वहां उन्होंने क्या है कि 44वें अमेंडमेंट के तहत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया और वर्तमान समय में क्या है आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। तो मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार की बेसिक संकल्पना क्या है और भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं, तो इन बातों को हम डिटेल से आपको तब बताएंगे जब हम आपको ये पार्ट पढ़ाएंगे। इसके बाद में अगला एक पार्ट है जिसे हम क्या है कि नीति निर्देशक तत्व के रूप में पढ़ते हैं। तो आयरलैंड के संविधान का अनुसरण करते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या है कि नीति निर्देशक तत्व भी क्या है कि संविधान में शामिल किए हैं। तो यहाँ मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, दोनों में क्या अंतर है और मूल अधिकार इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीजें क्या है कि आपको बताई जाएगी। उसके बाद में क्या है कि फेडरल सिस्टम आता है, संघवाद। तो भारत में क्या है कि संघवाद की स्थापना की गई है। तो यहाँ क्या है कि केसी बीहर है, मारिस जोन्स है, आदि के बारे में क्या है कि उनका कथन अलग अलग है कि वो किस हिसाब से क्या है कि भारतीय संघवाद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो संघवाद क्या है, संघवाद की जो बेसिकली जो वर्ड है वो क्या है कि आल्थाजियस नाम का एक विचारक था, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि फेडरल जो शब्द है उसको काम में लिया था। उसके बाद में अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने क्या है कि संघवाद को क्या है कि अपनाया। संघवाद का मतलब ये होता है कि दो विपरीत जो सत्ताएं होती हैं उनके बीच में क्या है कि कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है। तो भारतीय संविधान में क्या है कि संघात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। तो संघात्मक दृष्टिकोण की आधारभूत कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या भारत में केंद्र को ज़्यादा पावर क्यों दिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या है कि शक्तियों का 3 प्रकार से विभाजन किया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है कि हमने क्या है कि आपका ऑस्ट्रेलिया है, इस के संविधान का अनुसरण करते हुए हमने समवर्ती सूची ली है। तो शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 प्रकार से, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसी प्रकार से क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में 3 प्रकार के रिलेशंस बनते हैं। पहला रिलेशन केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध होता है, दूसरा होता है वित्तीय संबंध होता है और तीसरा क्या है कि उनके बीच में प्रशासनिक संबंध होता है। उसके बाद में क्या है कि हम हमारी संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, इसका क्या है कि अध्ययन किया जाएगा। तो भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, जैसे यहाँ क्या है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हमने अपनाई है। पहला सदन क्या है कि लोकसभा है, दूसरा क्या है कि राज्यसभा है। तो यहाँ भारतीय संसद का गठन इस प्रकार से होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा बराबर भारत की संसद। तो यहाँ मैं शुरू में कल मैं बता रहा था आपको कि यहाँ क्या है कि इंग्लैंड की जो संसद है उसको सब संसदों की जननी कहा जाता है। और इंग्लैंड की संसद को क्या है कि सुप्रीमेसी का दर्जा है, वो संप्रभु एक संस्था है और इंग्लैंड की संसद कुछ भी कर सकती है क्योंकि वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। मगर यहाँ क्या है कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया। यहाँ ना तो संसद क्या है कि सर्वोच्च है और ना ही क्या है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, दोनों के बीच में क्या है कि सामंजस्य स्थापित किया गया है। कुछ मामलों में क्या है कि संसद क्या है कि सुप्रीम है और कई मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का यूज करते हुए न्यायपालिका भी क्या है कि सर्वोच्च है। तो यहाँ भारतीय संसद का किस प्रकार से गठन होता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा की उपयोगिता क्या है, क्योंकि इनके जो नुमाइंदे होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनमें क्या है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से उस प्रकार से इनका इलेक्शन नहीं करती है जिस प्रकार से हम लोग क्या है कि लोकसभा के सदस्यों का करते हैं। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या है कि कई बार गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध कैसे दूर किया जाता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या है कि कब बुलाया जाता है, आज तक कितने संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं, इन सभी बातों को आपको बताया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि हमारा प्रेसिडेंट आता है, राष्ट्रपति
महोदय आते हैं, राष्ट्रपति का एक चैप्टर है। तो वहाँ क्या है कि राष्ट्रपति को क्या है कि 3 प्रकार के विशेष अधिकार दिए गए हैं संकट काल में। जैसे वो क्या है कि सभी स्पेशल क्या है कि पावर्स है, वो क्या क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है, आदि बातों का क्या है कि अध्ययन करवाया जाएगा। इसके बाद में कैबिनेट का मुखिया होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री का भी चैप्टर आता है। तो प्रधानमंत्री का सलेक्शन किस हिसाब से होता है, क्या राष्ट्रपति को क्या है कि कुछ अधिकार प्राप्त है कि वह प्रधानमंत्री का चुनाव करने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। तो भारत के इतिहास में इस प्रकार के कई उदाहरण आए हैं जहां राष्ट्रपति ने क्या है कि अपने विवेक का यूज करते हुए क्या है कि प्रधानमंत्री को चुनने में उनको मौका मिला। मगर जनरली क्या है कि लोकसभा में जिसे बहुमत दल का जो जिससे दल के पास ज़्यादा संख्या होती है या 272 का अंक होता है, तो वो है उसे दल का नेता, वो क्या है कि प्रधानमंत्री बन जाता है। और कई बार क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट आती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या है कि किस प्रकार की क्या कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट के समय में प्रधानमंत्री के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इन बातों का आपको अध्ययन करवाया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, उन संशोधन का हमें संक्षेप में क्या है कि अध्ययन करवाएंगे। जैसे 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और वर्तमान समय में क्या है कि लगभग 120, 22, 23 के आसपास संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो मुख्य जो संविधान संशोधन है, जैसे 42वां है जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, 44वां है जिसमें क्या है कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, और भी कई 62वां संविधान संशोधन है जिसमें क्या है कि मताधिकार की आयु 21 से 18 क्या है कि 18 की गई थी। 73वां और 74वां पंचायत राज से संबंधित संविधान संशोधन है। तो इनको क्या है कि हम लोग बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में क्या है कि संशोधन किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि भारत की दलीय प्रणाली आती है, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल बेसिकली क्या है कि क्या है, 2 प्रकार के दल होते हैं, एक क्षेत्रीय दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं। तो इस प्रकार के जो दल हैं उनको भी हम बताएंगे। अब जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में क्या है कि भारतीय जो संघ है, भारत के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का क्या है कि अध्ययन किया जाता है। जैसे क्षेत्रवाद है, यहाँ कुछ स्टेट क्या है कि ये कहते हैं कि हमारा स्टेट में क्या है कि हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, दूसरों को क्या है कि दूसरे राज्य वाले ना आए। तो यहाँ जैसे भूमिपुत्र की अवधारणा है, जैसे महाराष्ट्र है, बंगाल है, इस प्रकार के जो स्टेट हैं वो समय समय के ऊपर ये कहते हैं कि हमें हमारे राज्य में क्या है कि हम अपने ही लोगों को क्या है कि रोजगार देंगे। तो क्षेत्रवाद, आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, ये क्या है कि भारतीय संघ के समय भारतीय राष्ट्र के सम्मुख क्या है मुख्य चुनौतियां हैं। जैसे नक्सलवाद है, आतंकवाद है, विदेशी आतंकवाद है, जैसे पाकिस्तान के सहयोग से उसकी सहायता से क्या है कि प्रशिक्षित आतंकवादी भारत में क्या है कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो इन आतंकवाद क्या है, उनको कैसे क्या है कि पाला पोसा जाता है, और उनका क्या है कि भारत के ऊपर क्या दुष्परिणाम उनके उभर कर सामने आते हैं, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट में क्या है कि एक छोटा सा एक चैप्टर और है जिसे पंथ निरपेक्षता कहते हैं, धर्म निरपेक्षता जिसे कहा जाता है। तो भारत क्या है कि एक सेक्युलर स्टेट है। तो यहाँ क्या है कि भारत में सभी धर्मों के बेसिकली सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, और भारत धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से क्या है कि भेदभाव नहीं करता है। वहाँ क्या है कि राज्य का भारत में कोई धर्म नहीं है, वो सब धर्मों को क्या है कि समान रूप से महत्व देता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाली किताब का। बाकी क्या है कि आपको डिटेल से कल से क्या है कि पहला पार्ट आपको शुरू किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं इनके माध्यम से आपको बहुत सुंदर और क्या है कि अच्छे शब्दों में क्या है कि आपको पढ़ाया जाए। और बाद में क्या है कि जब क्लासें रेगुलर होंगी कोरोना संकट के बाद में या राज्य सरकार के आदेश के बाद में, तब वहाँ पहले की तरह क्या है कि क्लास चलेंगी। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल।